सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट के जो है ये मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, हमारा एग्ज़ाम है। अभी तक हमने जो है इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसा हमको बता दीजिए कि हमारा जो है कम में पढ़ के कल्याण हो जाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आपके पास जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, इसको मेरे भाई अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे कल्याण जो है आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो चैप्टर्स है ना, वहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स कंटेंट नहीं है कि आप यही क्वेश्चन आना है। जैसे मैंने आपको डेटा एनालिसिस है या और भी सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेकंड है, वहाँ क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है, कि भाई यही आने हैं। यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन फिक्स नहीं है, ठीक है, कि भाई यही आएगा। तो भाई मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, आपको इसके अंदर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसके अंदर ये सारे के चैप्टर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई गुजारा ही नहीं है इसके बगैर, ठीक है जी। किस चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है, किसकी नहीं है, वो मैं साथ के साथ बताता चलूँगा, ठीक है। एंड चैप्टर वाइज जो आपको घोल कर पी जाना है, बिल्कुल लिमिटेड पढ़ के आप कैसे पास हो सकते हो, चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताता जा रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है आप ज़रा सुनेंगे जी, ठीक है। ये आपका रीडिंग मटेरियल है, एसओएल की साइट से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में है सारा का सारा, इसमें से पढ़ लोगे आप, कल्याण आपका हो जाएगा। सबसे पहला जो आपका वाई चैप्टर है, ये आपका आईएसएलएम मॉडल। आईएसएलएम मॉडल जो है, ये समझ लीजिए, अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया, सिर्फ आईएस और एलएम मॉडल, तो आपका कल्याण इसी चैप्टर के अंदर छुपा हुआ है। बस आप ये समझ लीजिए, ये इकलौता चैप्टर ही आपकी स्कोरिंग करता है। एक क्वेश्चन छोड़िए, 2 से लेके 3-3 क्वेश्चन इस चैप्टर के बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और आए हुए भी हैं। आप प्रीवियस जो रेगुलर का पेपर हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। आपको ये चैप्टर घोल कर पी जाना है। घोल कर मतलब घोल कर कहाँ से आप कर सकते हैं, प्रॉपर वीडियो इस चैप्टर की एक एक वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है। अगर आपको ना मिले तो भाई जो अगर आपको ना मिले तो आप जो है वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो जो है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वीडियो आप इसकी ले सकते हैं, वीडियो का कोई इशू नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 999, अगर आपके पास नहीं है तो 99901583117, ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। लेकिन वीडियो जो है भाई वो पेड है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं बाद में आप बोलिए। इसकी सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। कितने की है, क्या है, वो आप मेरे से मैसेज करके पूछ लीजिएगा। इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जरा आप पहले जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको ये समझना है आईएस कर्व क्या होता है, उसकी डेरिवेशन कैसे होती है। जो आईएस कर्व के बारे में पढ़ना है वही एलएम कर्व के बारे में पढ़ना है। आईएस कर्व क्या होता है, उसकी डेरिवेशन जो है कैसे होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि आईएस कर्व जो है क्या है, उसकी डेरिवेशन कैसे होती है। आईएस कर्व क्या है, उसकी डेरिवेशन कैसी होती है, वो फ्लैटर क्या कब होता है, स्टीपर कब होता है, कब वो खिसकता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कब वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, कब वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। ये टॉपिक हो गए आपके। सेम टॉपिक एलएम कर्व में भी है। एलएम कर्व क्या होता है, कब वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, कब वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, कब वो फ्लैटर होगा, कब वो स्टीपर होगा, यही सेम टॉपिक एलएम कर्व में भी है। दोनों के दो, अब इसमें कोई फिक्स नहीं है भाई, या तो आईएएस के ऊपर क्वेश्चन आएगा या एलएम के ऊपर आएगा, या दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। आपको ये चैप्टर घोल कर पी जाना है, ठीक है। एक एक चीज इस टॉपिक के अंदर, पहले आईएएस के बारे में बताया, फिर एलएम के बारे में बताया, मुद्रा की मांग क्या होती है, क्यों की जाती है, अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसने मुद्रा की मांग के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन मनी क्या होती है, सट्टा के लिए मांग क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। एलएम कर्व की डेरिवेशन कैसे होती है, पहले आपको सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पढ़ने हैं, फ्लैटर, स्टीपर, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, सारे के सारे। और उसकी मदद से, आईएएस और एलएम कर्व की मदद से हम जो है किस तरीके से जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाते हैं। ये वाला कर्व देखिए, आईएएस और एलएम कर्व से किस तरीके से डिमांड कर्व बनता है। एंड जब ये हो गया आपका कैसे डिमांड कर्व बनता है, और दो तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं,
एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। तो यहाँ पे ये आपको बताया गया है, ये यहाँ पे देखेंगे इस वाले ग्राफ के अंदर कि जब मौद्रिक नीति के अंदर परिवर्तन होता है और जब राजकोषीय नीति के अंदर परिवर्तन होता है तो कर्व कैसे शिफ्ट होते हैं, कब राइटवर्ड शिफ्ट होंगे, कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे, एक्सपेंशनरी में क्या होगा, कॉन्टेक्शनरी में क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें घोल कर आपको ये चैप्टर पे जाना और इस चैप्टर की एक एक वीडियो आपके पास अवेलेबल है। आईएएस और एलएम कर्व पे आप ये समझ लीजिए जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आपसे हो सारा का सारा आप घोल कर पी जाइएगा। ये एक इकलौता अकेला ऐसा चैप्टर है, आपने पढ़ दिया, आपका कल्याण इसी में ही निहित है, ये समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति वाले चैप्टर की। मुद्रास्फीति से आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ थोड़ा आपके लिए रिलैक्सेशन है। आप सबसे पहले देखो छोटी मोटी चीज़ें, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति क्यों होती है, महंगाई कहते हैं भाई महंगाई क्या है, महंगाई क्यों होती है, ये तो महंगाई के कारण बताइए, ये तो जो है आप बना के भी लिख सकते हो, तो हल्के मंदे टॉपिक है, ठीक है। हमें इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है, ठीक है, ये मुद्रास्फीति के कारण वगैरह ये तो नॉर्मल है, ये तो आप ना भी पढ़ोगे, एक बार रीड मान लोगे तो भी आप बना के लिख दोगे। हमें पढ़ना है मुद्रास्फीति के कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें से दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली जो होती है वो होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये क्या होता है, डिमांड पुल इफेक्ट क्या होता है, कॉस्ट पुल इफेक्ट क्या होता है, ये तो भाई आपको घोल कर पी जाना है इन्फ्लेशन के अंदर, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर जो है आना ही आना है, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन या डिमांड पुल इफेक्ट कह सकते हो या कॉस्ट पुल इफेक्ट कह सकते हो, ये दोनों टॉपिक इन्फ्लेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन क्या होते हैं और इन्फ्लेशन के रीज़न वो तो आप पढ़ लेना, ठीक है जी। एंड हाइपर इन्फ्लेशन जो है ये सब डायग्राम, डिमांड पुल और कॉस्ट पुल के डायग्राम, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो। कॉन्टीन्यूस इन्फ्लेशन इफेक्ट, मीडियम इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग, रनिंग, ये सब आप छोड़ सकते हो। आपको डिमांड, कॉस्ट और एक और मैं आपको बता रहा हूँ हाइपर इन्फ्लेशन, ये तीन तरीके की इन्फ्लेशन है आपको पढ़ के जानी है। डिमांड पुल, कॉस्ट पुल और हाइपर इन्फ्लेशन, ये तीन टाइप हैं इन्फ्लेशन के। एंड इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन के रीज़न, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन वाला चैप्टर सीधा सीधा है, उसमें ऐसा कुछ आपको खास पढ़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन वाला चैप्टर छोड़ के जाना चाहते हो तो इन्फ्लेशन वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको वो बता रहा हूँ बिल्कुल लिमिटेड पढ़ के आप कैसे पास हो सकते हो। चैप्टर 2 छोड़ के जाना चाहते हो, चैप्टर 2 छोड़ सकते हो। अब आते हैं जी चैप्टर नंबर 3 पे। ये समझ लीजिए IAS ILM कब आई है ये, ठीक है। सबसे पहली बात तो सारी की सारी वीडियो इसकी अवेलेबल है, ठीक है, कोई इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो मुद्रास्फीति की भी है, मुद्रास्फीति क्या होती है, उसके क्या रीज़न होते हैं, उसकी भी वीडियो अवेलेबल है, मुद्रास्फीति की भी, ठीक है। थियोरेटिकल है वो, कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है, कोई ग्राफ भी नहीं है इन्फ्लेशन वाले में, ठीक है, सीधा सीधा फुल्ली थियोरेटिकल है। अब हम बात करते हैं जी चैप्टर नंबर 3 की, ये है जी भुगतान शेष या भुगतान संतुलन। 12th के अंदर में आपने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, भुगतान संतुलन क्या होता है उसके घटक बताइए, चालू खाता क्या होता है उसके घटक, पूंजी खाता क्या होता है उसके घटक, चालू खाता और व्यापार शेष BOP और BOT में क्या अंतर होता है, भुगतान संतुलन जो है वो क्या होता है, उसके असंतुलन के कारण उसको ठीक करने के उपाय, पूरा वही है 12th वाला, कोई अलग नहीं है। घाटे का, चालू खाता घाटा, पूंजी खाता घाटा, ये सब क्या होता है, कैसे इसको ठीक किया जाता है, सारी चीज़ें 12th की हैं, कोई इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई ग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है, फुल्ली थ्योरेटिकल है। सारी की सारी वीडियो जो हैं इसकी अवेलेबल हैं, ठीक है। भले ही इसमें से आपको ना समझ में आए, आप जो है वीडियो से मेरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चालू खाता क्या होता है उसके घटक, पूंजी खाता क्या होता है उसके घटक, भुगतान शेष क्या होता है उसके घटक, भुगतान शेष जो है वो व्यापार शेष से कैसे डिफरेंट होता है, एंड स्वप्रेरित मदे, समायोजक मदे क्या होती हैं, भुगतान शेष कैसे डिसबैलेंस होता है, क्या उसके रीज़न है, कैसे वो ठीक होता है। आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरा आप छोड़ना चाहते हो दूसरा आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जो है दूसरा वाला छोड़ सकते हो, सबसे स्कोरिंग जो है फर्स्ट थर्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, पूरा चैप्टर ये आपको घोल कर पी जाना है, पूरा 12th का चैप्टर है आपका, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, BOP में असंतुलन क्यों होता है, क्या क्या उसके रीज़न है, एंड कैसे जो है उसको ठीक किया जाता है, ठीक है, सब कुछ वही है। ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है।
कि ये प्रतिकूल को कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है जी। ये आपको ये हाउ बीओपी इज कैलकुलेट, इसका मतलब है बीओपी की गणना कैसे की जाती है। तो जब आपको चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि बीओपी कैसे कैलकुलेट होता है। बीओपी के 2 घटक होते हैं, चालू खाता, पूंजी खाता। चालू खाते के ट्रांजैक्शन, पूंजी खाते के, दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे। ये है भाई फिलिप्स कर्व। आपको सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरा आप छोड़ दीजिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ। उसके बाद आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है ये आपका फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 2-3 टॉपिक हैं जो आपको इसके अंदर समझने हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला है कि भाई फिलिप्स कर्व जो है वो होता क्या है। ठीक है, देखिए बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान चैप्टर है ये। ठीक है, ऐसा कोई इसके अंदर हवा वाली बात है नहीं। सबसे पहले आपको ये समझना है फिलिप्स कर्व क्या होता है। ठीक है, और फिलिप्स कर्व कितने टाइप का होता है। ठीक है जी, देखिए फिलिप्स कर्व के जो है ना 3 वर्जन होते हैं। ठीक है, फिलिप्स कर्व के 3 तरीके के वर्जन होते हैं। आपको रैशनल एक्सपेक्टेशंस वगैरह क्या होती है, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, ये 3 तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है। पहले आपको वो पता होनी चाहिए, तो ही आपको फिलिप्स कर्व जो है समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। फिलिप्स कर्व के 3 तरीके के टाइप होते हैं, तीनों आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहले तो फिलिप्स कर्व क्या होता है ये आपको बताया गया कि ये जो है भाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो है रिलेशनशिप बताता है। A.W. फिलिप्स ने इसको सबसे पहले इसको विकसित किया था, इसलिए इसको फिलिप्स कर्व कहते हैं। तो ये पहले आपको फिलिप्स कर्व बताया गया कि फिलिप्स कर्व होता क्या है और फिलिप्स कर्व क्या है। ठीक है, फिलिप्स कर्व क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। 3 तरीके के फिलिप्स कर्व होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो है फिलिप्स कर्व क्या होता है ये आप पढ़ लेंगे। प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होती है, घोल कर आपको पी जाना है कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर जो है ये क्या होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है तीसरा जो टॉपिक है, ये सब अच्छा तीसरा जो टॉपिक है जब आप पढ़ेंगे, पहला वर्जन क्या होता है फिलिप्स कर्व का, दूसरा जो वर्जन ये है नायरू। नायरू जो है क्या होता है, बस आपको इस चैप्टर के अंदर फिलिप्स कर्व के अंदर जो पढ़ना है वो समझ लीजिए, यही है नायरू। नायरू जो है ये क्या होता है, घोल कर पी जाना है, फाड़ कर ले जाना है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है आना है। नायरू क्या है, ठीक है, एंड ये क्या है, इसका लिंक शॉर्ट रन से है, लॉन्ग रन के है, किसने इसको जो है विकसित किया, कौन है इसके जन्मदाता। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है कि फिलिप्स कर्व क्या होता है, किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, ये यहाँ पे फिलिप्स कर्व के बारे में बताया गया है। नायरू और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर ये नीचे आपको बताया गया है। ठीक है, फ्रीडमैन ने जो है इसकी व्याख्या करी थी कि भाई ये क्या होता है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, नायरू क्या होता है, ये फ्रीडमैन का ये दूसरा वाला टाइप है जो कि दूसरी तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, 3 तरीके की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, रैशनल, अडेप्टिव, तो ये आपको पता होना चाहिए तो ही ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी, रैशनल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है इस मटेरियल के अंदर। आपके पास अगर 10 ईयर है तो मेरे भाई उससे पढ़िएगा, कहीं पे वीडियो वगैरह है अगर आप वो देखिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये सिर्फ रीडिंग मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, तीनों टाइप के वर्जन पढ़ लीजिएगा, तीनों, नायरू और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले पहला चैप्टर, देन तीसरा चैप्टर, देन फोर्थ चैप्टर, दूसरा छोड़ दीजिए। ठीक है जी, अच्छा अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। ठीक है, देखिए जिन बच्चों को बिल्कुल लिमिटेड पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 5 भी छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरा भी आप छोड़ सकते हो, 5वां भी आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल लिमिटेड में आप पहला, तीसरा और चौथा पढ़ लीजिए। ठीक है जी, 5वें चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी बिल्कुल 12th वाला ही चैप्टर है, अगर आपने 12th में पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात जो है इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझाया गया है कि भाई विदेशी मुद्रा बाजार जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा बाजार जो है क्या होते हैं, विदेशी मुद्रा बाजार जो है क्या काम करते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा बाजार क्या होते हैं, विदेशी मुद्रा बाजार क्या काम करते हैं, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि विदेशी विनिमय दर क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि स्थिर विनिमय दर, लचीली विनिमय दर, ये सब क्या होता है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली क्या होती है, कैसे ये कोलैप्स हुई,
ठीक है, ये भी आपको जो है इसके अंदर पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसके अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, आपको सारी की सारी विनिमय दर पता होनी चाहिए। स्थिर विनिमय दर क्या होती है, उसके लाभ हानि। लचीली विनिमय दर क्या होते हैं, उसके लाभ हानि। मिश्रित विनिमय दर क्या होती है, ठीक है। और स्थिर के अंदर भी दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी स्वर्ण मान प्रणाली, एक होती है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। दोनों क्या होती हैं, दोनों क्यों कोलैप्स हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, खासकर स्वर्ण ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो है कैसे कोलैप्स हुई है। ठीक है, ये तो आपसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे कोलैप्स हुई, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद जो है और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ खास पढ़ना नहीं है। छोड़ के जाना चाहते हो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हो, कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन इस पे बनने को तो बहुत है, 12th वाला ही है, स्थिर लचीली और मिश्रित, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, कोलैप्स वाला आप पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको छोड़ कर चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा। अब आज ये शायद चैप्टर नंबर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए ज़रा। यहाँ पे जो लिखा हुआ था अभी, ये कौन सा चैप्टर था भाई, विदेशी विनिमय। अच्छा ये 5 था, ये छठा है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पहला तीसरा चौथा और उसके बाद आपको सीधा छठा चैप्टर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ISLM का भाई है ये। ठीक है, ये आपने 12th में भी पढ़ा है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, लेकिन आपको यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है एग्रीगेट डिमांड, हमने वहाँ पे जो 12th में पढ़ा था वो पढ़ा था इनकम के साथ रिलेशन में। यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा प्राइस के साथ रिलेशन में। प्राइस और एग्रीगेट डिमांड का क्या रिलेशन है, तो अगर आपने VST के अंदर मांग वाला चैप्टर पढ़ा था भाई, ये हलवा है आपके लिए। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा था तो फिर तो पूड़ी है ये आपके लिए, ये समझ लीजिए, और भाई साहब लग जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपको सबसे पहले ये समझ लीजिए ISLM के बाद आपको जो पढ़ना है वो यही चैप्टर है। ठीक है जी, इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, जो टॉपिक सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, वही मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें आपको सबसे पहले बताया गया है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है एंड प्राइस के साथ उसका किस तरीके का रिलेशन होता है एग्रीगेट डिमांड का। पॉजिटिव डिमांड शॉक एंड नेगेटिव डिमांड शॉक क्या होते हैं, ये आपको बताया गया है। देखिए 2 टॉपिक हैं, एग्रीगेट डिमांड शॉक, एग्रीगेट सप्लाई शॉक। तो पहले तो ये बेसिक है। ठीक है, सकारात्मक झटके नकारात्मक झटके क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको जो है पता होने चाहिए। ठीक है जी, सकारात्मक झटकों में कैसे कर्व शिफ्ट होता है, नकारात्मक झटकों में कैसे कर्व शिफ्ट होता है, शॉक्स को यहाँ पे हिंदी में झटके कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई कर्व 2 तरीके का होता है, शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी। शॉर्ट रन में ऐसा होता है, लॉन्ग रन में ऐसा होता है। शॉर्ट रन में जब शिफ्ट होगा तो कैसे होगा, लॉन्ग रन में जब शिफ्ट होगा तो कैसे होगा, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। ये अभी बिल्कुल बेसिक है। पहले आपको समझाया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, ये कर्व ऐसे ही क्यों बनता है, कैसे राइटवर्ड कैसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कैसे राइटवर्ड कैसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, शॉर्ट रन में कैसे बनेगा, लॉन्ग रन में कैसे बनेगा। पहले आपको बेसिक बताया गया है, रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इतना हलवा लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एक्लुबिरियम कैसे आएगा भाई, इकोनॉमिक्स में एक्लुबिरियम वहाँ पर आता है जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे बराबर हो गए, इकोनॉमिक्स के अंदर एक्लुबिरियम जो उस सारी चीज़ें आपने VST में पढ़ी थी वही है, ये यहाँ पे बराबर हो गया। उसके बाद जो है अब जब कर्व शिफ्ट होंगे शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, तो प्राइस पे और क्वांटिटी पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट पे। अगर सप्लाई शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे 4 डायग्राम बने हुए हैं, अगर सप्लाई शिफ्ट हो जाए, डिमांड शिफ्ट हो जाए तो कैसे इफेक्ट पड़ते हैं प्राइस में चेंज, या प्राइस में चेंज हो जाए तो डिमांड और सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये शॉर्ट रन की बात हो रही है। ठीक है, सेम एज इट इज़ लॉन्ग रन में भी पहले कर बताया कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। ठीक है, एंड जब लॉन्ग रन में राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो क्या है। देखिए आप ये जो दिख रहे हैं ना आपको, इस चैप्टर से आपको जो पढ़ना है वो यही है, बस ये जो टॉपिक है बस इसी को आप वॉलपेपर बना लीजिए। रिसेशनरी गैप क्या होता है और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, यही एग्ज़ाम के अंदर आना है। ठीक है, घोल कर आपको पी जाना है, फाड़ कर ले जाना है, क्योंकि यही एग्ज़ाम में आना है। ये क्या होता है, इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके क्या रीज़न है। ठीक है, ये टॉपिक आपको घोल कर पी जाना है। घोल कर मतलब घोल कर। ठीक है, सबसे ऊपर का आपको जितना बताया गया कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक ही क्वेश्चन है जिस चैप्टर से आएगा और वो यही है।
या तो रिसेशनरी गैप या इन्फ्लेशनरी गैप, ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र, ठीक है। शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा, कंफर्म है 100% घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं। शॉर्ट नोट में आएगा ही आएगा ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र। इस चैप्टर के अंदर आपको 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। पहला टॉपिक जो है, ये वाला पन्ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, पहला टॉपिक ये है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र आपका जो है शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। एंड डिमांड शॉक और सप्लाई शॉक क्या होते हैं, उससे कर्व कैसे शिफ्ट होते हैं, वो आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कंपैरिजन टू एग्रीगेट डिमांड। शॉर्ट रन में कैसे बनती है, लॉन्ग रन में कैसे बनती है, शॉर्ट रन में कैसे कर्व शिफ्ट होता है, किन रीज़न से होता है, लॉन्ग रन में कैसे होता है, किन रीज़न की वजह से होता है। ये आपको पढ़ के जाना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है। विवेकाधीन राजकोषीय नीति, ये आप छोड़ सकते हैं, ये भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। मैंने चैप्टर वाइज आपको बता दिया है। सबसे पहले पहला चैप्टर, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन सिक्स्थ। सेकंड चैप्टर आप छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ भी आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, किसकी वीडियो है किसकी नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट वाले चैप्टर की वीडियो नहीं है, ठीक है। मैं हो सकेगा तो मैं बना दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इन चैप्टर को आप प्रिपेयर कर लीजिए बहुत ही अच्छे से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।